टीवी राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। तो क्या मोदी सरकार भारत की बढ़ती आबादी पर अब लगाम लगाने की तैयारी में है? क्या वाकई देश में बदलती डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी से चुनौतियां इतनी खड़ी हो गई हैं जो विकसित भारत के आड़े आ सकती हैं? इन सवालों के जवाबों का एक इशारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में अपने बजट भाषण में जरूर दे दिया। सीतारमण ने कहा कि भारत की तेजी से बढ़ती आबादी और जनसांख्यिकी बदलावों की चुनौती से विस्तृत रूप से निपटने के लिए एक हाई एम्पावर्ड कमिटी यानी उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई जाएगी और यह समिति विकसित भारत के लक्ष्य को पाने में आने वाली तमाम चुनौतियों पर अपनी सिफारिशें देगी। अब इस ऐलान के बाद से ही दबी जुबान में चर्चाएं तेज होने लगी हैं। क्या आत्मविश्वास और लोगों के समर्थन से लबरेज मोदी सरकार अगर 2024 में वापसी करती है तो क्या वो आबादी रोकने और डेमोग्राफिक बदलाव को थामने पर कोई बड़ा कंस्ट्रक्टिव कदम उठा सकती है? वैसे जनसंख्या रोकने की बात दशकों पुरानी है और अब तक सिर्फ बातें ही हुई हैं। नतीजा यह है कि मौजूदा समय में भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है और अर्थव्यवस्था भले 5वें पायदान पर हो, लेकिन चीन को भी पीछे छोड़कर आबादी के मामले में अब हम दुनिया में नंबर 1 हैं। संसाधनों के मुकाबले ज्यादा आबादी निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए बड़ी चुनौती खड़ी करती है, जो अब भारत में लगातार महसूस की जाने लगी है। और खासतौर पर जब बात 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की हो रही है जो तय किया है मोदी सरकार ने, तो उसमें कितना बड़ा रोड़ा ये डेमोग्राफी और बढ़ती जनसंख्या का विस्फोट हो सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हर दिन की तरह हमारे साथ खास मेहमान मौजूद होंगे और वित्त मंत्री सीतारमण के ऐलान के बढ़ती आबादी और डेमोग्राफिक बदलाव पर बनी इस कमेटी के मायनों को हम समझेंगे। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सोशल साइंटिस्ट होंगे और पॉलिटिकल व्यू भी जानने की इस डिबेट में हम कोशिश करेंगे। आप सभी मेहमानों का स्वागत है एनडीटीवी पर। सुरेश गर्ग साहब, आप ही से पहले जान लेते हैं, लगातार एक तरह से कहें कि कॉन्फिडेंट सरकार आपकी, और अंतरिम बजट में जिस तरह से निर्मला सीतारमण ने कहा कि जब हम जुलाई में आएंगे तब बजट पेश करेंगे, यानी आप कॉन्फिडेंट हैं कि जनता ने चुनाव से पहले ही आपको चुन दिया। एक तरह से जो पूरी पृष्ठभूमि रही है, लगातार जिन मुद्दों को आप लेकर चुनाव में निकले थे 2014 में, वो बात अनुच्छेद 370 की हो, सीएए की हो, समान नागरिक संहिता की बात हो, राम मंदिर की बात हो, क्या आप 2024 में अगर इस तरह की दिखाई दे रहा है कि अगर आप वापसी करते हैं तो क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कोई कानून या कदम उठाने जा रहे हैं? देखिए मनीष भाई, बिल्कुल निश्चित रूप से 2024 का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। आपने देखा होगा पिछले 10 साल से जिस तरह से मोदी जी ने भारत का विकास किया है, जिस तरह से भारत में विकास की गंगा बही है, 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पे राजस्थान आया है, हिंदुस्तान आया है, जिस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पैसा लगा है, रेलवे में पैसा लगा, डिफेंस में हम आत्मनिर्भर बने हैं या मोबाइल में आत्मनिर्भर बने हैं, तो उन सब चीजों को देखते हुए निश्चित रूप से भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब बढ़ती जनसंख्या की बात के ऊपर आता हूं तो मनीष भाई, आपको एक चीज को ध्यान में रखो कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। रिसोर्सेज कभी भी बढ़ते नहीं है, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं लेकिन जनसंख्या बढ़ती है। अगर आपके रिसोर्सेज लिमिटेड है, जनसंख्या बढ़ती रहेगी, तो फिर आप विकसित भारत कैसे बन सकता है? जब हमारा लक्ष्य 2047 तक हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है, तो हमको उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। चाहे कोई सा भी विकसित राष्ट्र हो, अमेरिका हो, चाहे आपके जापान हो या कोई भी दूसरी कंट्री हो, उनके पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। जब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो एक ही चीज होती है कि जो जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरीके से जनसंख्या मल्टीपल में बढ़ रही है, 2 से 4, 4 से 8 से 16, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो उसके लिए बढ़ती जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो ये एक अच्छा कदम है और निर्मला सीतारमण जी ने यही बताया कि हम जुलाई में बजट ला रहे हैं, इसके बाद में इसमें एक हाई पावर कमेटी बनाकर इसमें कार्रवाई करेंगे। प्रदीप चतुर्वेदी, सुरेश गर्ग साहब कह रहे हैं कि हाई पावर्ड कमेटी अब बन जाएगी और वापस अगर ये लौटे, हालांकि दावा आपका गठबंधन करता है कि इस बार ये अंतरिम बजट अंतिम बजट है, ये आपके पार्टी के नेताओं ने भी कहा, अगर वापसी होती है तो क्या आप मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए? देखिए, इस बार के इस मुद्दे को लेकर जो बात वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कही है, उसका आधार क्या है, ये बात हमारी समझ से बाहर है।
हमें ये सोचना होगा कि जब 2014 में मोदी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में आए थे और सरकार बनाई थी, तब उन्होंने ही कहा था कि मेरा देश का युवा 65% युवा मेरी पूंजी है, मेरे पास युवा संसाधन है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा लेबर देकर के इसमें इसका मंथन करने की स्थिति में हूँ। जब उन्होंने इसको अपनी शक्ति बताया था। अब सवाल यह है कि 10-10 साल में प्रधानमंत्री की अगर प्राथमिकताएं बदलती हैं, अब जिस तरह का बजट उन्होंने पेश किया है, उन बजटों में आप देखें तो पहली बार देश के बजट में जितने भी प्राथमिकताएं हैं उनमें बजट को कम किया गया। तो बजट कम करने से तो विकास की संभावनाएं नजर नहीं आ रही है। मुझे हमें लगता है कि IMF की जो गाइडलाइंस आई थी और जिस कर्ज के नीचे देश की सरकार डूबी हुई है, जिस तरह का कर्जा 10 साल में, जो कर्जा 2014 से पहले 55,000 करोड़ रुपए था, वो आज 1,90,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो अब सवाल ये, कर्जा बढ़ रहा है, MF की आपके पास जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से आपने बजट प्रस्तुत किया है, तो आपने ना विकास की बात की है, ना आपने कोई बात की है। आपके मन में रात को सपना आता है और आप थोप देते हैं। तो मुझे बताइए कि देश में जो बेरोजगार हैं, ये सबसे बड़ी समस्या हमारी बेरोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की है। आप नई नई प्राथमिकताएं ला करके देश को भ्रमित करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? जो कुछ आज वर्तमान में है, ये जनसंख्या अगर आप कम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपने भी कमेटी बनाई है, अगली सरकार में आप आएंगे, उसके बाद कमेटी बनेगी, कमेटी 5-7 साल में आपका एक शोध बनाकर देगी, एक कंक्लूजन बनाकर देगी। उसके 50-30 अगले 30 साल में इस बात को अगर हम अंगीकार भी कर लें और मान ले कि ऐसा होगा, तो इसका प्रभाव तो अगले 30 साल बाद दिखाई देने लगेगा। नहीं, आपको कैसे मालूम है कि 30 साल बाद उसकी सिफारिशें लागू होंगी? मोदी सरकार क्यों नहीं करती है? नहीं चतुर्वेदी साहब, आपने ये एस्टिमेशन कैसे लगाया है, जरा दर्शकों को समझना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि ये 5 साल में वापसी पर समिति बनेगी, आप ये मान तो रहे हैं कि ये वापस आ रहे हैं मतलब, और फिर 30 साल में समिति की सिफारिशें लागू होंगी, ये एस्टिमेशन आप कहां से लेकर आए? की बात करते हुए कहा कि जिस तरह के ये सपने दिखा रहे हैं, सपने दिखाने काम तो यही कर रहे हैं ना। अब सवाल है, देश की वर्तमान जो समस्याएं हैं उनसे भागने का काम ये करते हैं, क्योंकि ये अगले 1000 साल की बात नहीं, सपने चतुर्वेदी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं, सपने देखना बुरी बात है क्या? दिखाते हैं 500 साल बाद, 1000 साल बाद। अरे भाई, वर्तमान में जो देश की स्थिति है, जो प्राथमिकता है, उनकी बात कीजिए। क्या जनसंख्या नियंत्रण प्राथमिकता नहीं है इस देश की? चतुर्वेदी जी आप पूरे डायलॉग को, चतुर्वेदी जी एक सेकंड मेरा एक सवाल ले लीजिए, आप इसे दोबारा जवाब लेंगे। गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं। प्रदीप जी आप भटक रहे हैं, नया प्रावधान नहीं है। उसके बाद ये जो आप जनसंख्या की बात कर रहे हैं, ये फिर एक नया झुंझुना पकड़ाया है। आप एक बात बताइए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो समस्याएं हैं, जो प्राथमिकता है, जिनसे देश के लोग जूझ रहे हैं, क्या बढ़ती आबादी देश की प्राथमिकता नहीं है कि उसे रोका जाए? जो डेमोग्राफी बदल रही है उसको ठीक नहीं किया जाए? चतुर्वेदी साहब आप सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप अपनी बात सिर्फ डाइग्रेस कर रहे हैं आप इश्यू से। बात हम जनसंख्या नियंत्रण पर कर रहे हैं, ये आने वाले समय की है। आप वर्तमान में हमारी अब आप सुनना नहीं चाहेंगे जो सवाल पूछेंगे प्रदीप जी आपसे, जिसके लिए आप लोगों को वोट देते हैं, जिसके लिए सरकार बनाते हैं। आप देश की सरकारें बिगाड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, विपक्षी दल की सरकार आप देखिए। आबादी नियंत्रण का सरकार गिराने या सरकार बनाने से क्या कोई सरोकार है? चुनाव में आपने क्या किया है? आप सब लोग देख रहे हैं। आपको ये शर्म नहीं आती कि लोकतंत्र का किस तरह से विध्वंस आप कर रहे हैं देश में? ये सब लोग देख रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आज आप सत्ता में हैं, इसलिए आप प्रदीप जी आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए। उनका आदर नहीं करते हुए आप मनमानी कर रहे हैं। अरे भाई ठीक है, देश के लोग कभी अभी तो आप मनमानी करते दिखाई पड़ रहे हैं, आप सुनने को तैयार नहीं है। प्रदीप जी मेरा सिर्फ एक सवाल है, आपने बताया कि देश में क्या प्राथमिकताएं हैं उन पर जोर दिया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस पार्टी या पूरा आपका इंडिया धड़ा ये नहीं मानता कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण करना कोई प्राथमिकता है? आपके हिसाब से है या नहीं, ये सिर्फ आप जवाब दे दीजिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो 4 प्राथमिकताएं गिनाई है, महंगाई, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो महंगाई किस लिए? निश्चित रूप से ज्यादा आबादी, उससे बड़ा इशू महंगाई है। ये जनसंख्या का मैंडेट लोगों ने लिमिटेड रिसोर्सेज, ना ही लोगों ने प्राथमिकता बताई। ज्यादा डिमांड अपने आप में महंगाई क्रिएट करती है। के अनुसार आप बनाने की बात कर रहे हैं, जो मोदी चिर परिचित अंदाज में बातें करते हैं, लेकिन हमने जिन लोगों ने
देशवासियों ने उनको वोट दिया है, जिसके लिए सत्ता सौंपी है, वो प्राथमिकताएं कहाँ हैं? जनसंख्या आज हमारी प्राथमिकता नहीं, हमारी प्राथमिकता ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ती रहने दी जाए, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ती रहे। आपको कम से कम ये तो मानना चाहिए कि आप ही की सरकार थी 1970 के दशक में, आप याद कर रहे हैं इंदिरा गांधी के दौर में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास शुरू हुए थे, जो आज तक उनको अमल में नहीं लाया जा सका। ये जनसंख्या का मुद्दा, रिसर्च का मुद्दा है। इसमें अगले 10 साल में जाकर के आप कुछ फैसला कर पाएंगे। ये नहीं, तो कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी चतुर्वेदी जी, किसी बड़े कदम के लिए। सर्वे है, सर्वे के हिसाब से आप प्राथमिकता तय करेंगे, उसके बाद आप कंक्लूड करेंगे, देश में बात करेंगे, सदन में चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी। तो आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि ज्यादा साल लगेंगे, इसलिए कभी शुरुआत ही नहीं की जाए? अभी महत्वपूर्ण नहीं है जितना मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, स्वास्थ्य और शिक्षा है। आप ये बताइए कि बेरोजगारी किस लिए मुद्दा है? बेरोजगारी इसलिए मुद्दा है ना कि एक नौकरी और मांगने वाले बहुत ज्यादा हैं, तो निश्चित रूप से इसलिए ज्यादा है कि आबादी ज्यादा है, तो उस पर नियंत्रण करना है कि नहीं करना है? वो प्राथमिकता आपने तय करने की कोशिश की है। उसी तरह आपने राम मंदिर की बात की, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन आपने उसका श्रेय लेने की कोशिश की। तो आप श्रेय की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, आप प्राथमिकता की बात नहीं करते। जिनके लिए लोगों ने आपको वोट दिया, वो प्राथमिकताएं आपके गौण है, लेकिन वो प्रदीप जी आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सवाल का, आप अपनी बातें दूसरे, सिर्फ चर्चा और चुनाव की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर। लोग आपको समझ चुके हैं और आने वाले समय में ये सब चलने वाला नहीं। आप जो बुनियादी सवाल है उसका जवाब नहीं दे रहे, आप सिर्फ ये सवाल का जवाब दे दीजिए कि देश के सामने मैं हमारी पहली चार सुन तो लीजिए, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य है, उस पर बात करिए। आप ये बताइए, आप एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या देश के लोगों ने इस बारे में चर्चा की है क्या? मुझे बताइए, पब्लिक डोमेन में इशू आया? अरे भाई, देश के लोगों ने एक सरकार को चुना है, वो थंपिंग मेजॉरिटी से केंद्र में है, उनको काम दिया है कानून बनाने का, देश को आगे ले जाने का, जो कभी एक जमाने में आपके पास था। मनीष जी, लोग प्राप्त करते हैं चुनावों से, लोकतांत्रिक तरीके से प्राप्त। हाँ, तो चुनाव से चुनकर आ रही सरकारें, जिन प्राथमिकताओं से सरकार बनाई गई है, पहले उन प्राथमिकताओं पर बात करें। ठीक है, ये कहना आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि इंदिरा गांधी ने एक दौर में जनसंख्या नियंत्रण की बात कही थी और शुरू किए थे कुछ मेजर्स, हालांकि वो आप ही के लिए काउंटर कर गए वो सब। आप मुझे बताइए कि उस दौर में जो जनसंख्या नियंत्रण की बात शुरू हुई थी, वो सही थी या गलत थी? देखिए, आप इस संदर्भ को गलत आप बताइए वो सही था या गलत था? आज जैसे समय बदलता है वैसे प्राथमिकताएं बदलती हैं, लेकिन सवाल नहीं है तब जनसंख्या नियंत्रण 70s में करना सही था और अब ठीक नहीं है। आप बिल्कुल पूरे मुद्दे को कहीं और भटका रहे हैं। लौटेंगे आपके पास प्रदीप जी आप पूरे मुद्दे को डाइग्रेस कर रहे हैं। आप बात पर, बुनियादी सवाल पर बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप मुद्दे को डाइग्रेस कर रहे हैं। पूनम मुत्रेजा जी हमारे साथ हैं, वो काफी पॉपुलेशन फाउंडेशन से ही जुड़ी हैं, कार्यकारी निदेशक है फाउंडेशन की और काफी काम करती हैं आबादी को लेकर। प्रदीप जी, मैं जरा गुजारिश करूंगा आप थोड़ा शांत रहें। अब जरा पूनम जी को मौका देते हैं, उनसे सुन लेते हैं, वो एक्सपर्ट है, वो काम ही आबादी को लेकर करती हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। जो बड़ा बुनियादी सवाल है, जो दशकों से उठा, करीब 3-4 दशकों से बात शुरू हुई और कभी भी किसी सरकार ने हमेशा क्योंकि पॉलिटिकली कहें या फिर इलेक्शनरिंग के हिसाब से सूट नहीं करता तो उसको कभी तवज्जो नहीं दी। अब एक बार इस तरह से कहें कि उसको कहीं ना कहीं एक खाका देने की कोशिश की जा रही है, एक टेम्पलेट बनाने की कोशिश की जा रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया है कि एक हाई एम्पावर्ड कमेटी बनेगी जो रिपोर्ट देगी, जिसको बनाया जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अभी जो डेमोग्राफिक बदलाव है, खासतौर पर उन्होंने इसको अंडरलाइन किया कि जो डेवलप्ड इंडिया 2047 का जो गोल है, मैं आपको अगर पढ़ के सुनाऊं तो द गवर्नमेंट विल फॉर्म अ हाई पावर्ड कमेटी फॉर एन एक्सटेंसिव कंसिडरेशन ऑफ द चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेमोग्राफिक चेंजेस, और जो दी चैलेंजेस कॉम्प्रिहेंसिव इन रिलेशन टू द गोल ऑफ द विकसित भारत, ये उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा। आपको इसके क्या मायने लगते हैं? आप बहुत साफ और क्रिस्प भाषा में समझाइए क्यों इसकी जरूरत है और क्या सरकार को वाकई करने की जरूरत है इस वक्त पर। मैं इसका स्वागत करती हूँ कि निर्मला जी ने ये प्रस्ताव रखा है और इसको करेंगे, कमेटी बनाएंगे जनसंख्या के ऊपर। ये सिर्फ मैं ऐड करना चाहूंगी, अगर मुझे पहले भी मौका मिलता कुछ कंट्रीब्यूशन करने को, पर अब मैं ऐड करना चाहूंगी कि चैलेंजेस हैं हमारे देश के सामने। कांग्रेस वाले क्या बोल रहे थे मुझे सुनाई नहीं दिया तो मैं समझ नहीं पाई।
पर चैलेंजेस हैं, उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जब यंग जनसंख्या होती है किसी भी देश में, हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारी इकोनॉमी को काफी आगे ले जा सकता है। बहुत से देशों ने, सिंगापुर हो, थाईलैंड, मेनी कंट्रीज, उन्होंने इसका फायदा उठाया है। आयरलैंड ने, कि हमारी जनसंख्या में 360 मिलियन यंग लोग हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हैं, एज में है। रिप्रोडक्टिव मतलब बच्चे पैदा 1 से ज्यादा या 2 से ज्यादा कर सकते हैं, पर उसमें भी 10% महिलाएं और परिवार हैं जो बच्चा नहीं पैदा करना चाहते। तीसरा मैं ये कहना तो उनके लिए हमें जरूरी है कि हम उनके डेमोग्राफिक प्रेफरेंस, या वो कम बच्चे चाहते हैं तो हम फैमिली प्लानिंग में ज्यादा इन्वेस्टमेंट देके और कैसे सबसे पिछड़े लोगों के पास हम फैमिली प्लानिंग सर्विसेज पहुंचाएं। तीसरा मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया ने प्रोग्रेस किया है पिछले 20 साल में, स्पेशली पिछले 10 साल में काफी प्रोग्रेस की है, और हमारे पास जो डेटा है, डेमोग्राफिक डेटा, इस रिलेशन में हमारे पास बहुत अच्छा डेटा है। और प्लानिंग करना एक विकसित भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है और मैं इसका स्वागत करती हूँ। क्यों मैं ये कह रही हूँ? मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारी आबादी एक यंग आबादी है। 360 मिलियन, जैसे मैंने आपको बताया, जिनके लिए स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और स्किलिंग और एजुकेशन की बहुत तेजी से हमें प्लानिंग करनी है और डिलीवरी करनी है। चौथा ये है कि हमारी वृद्ध लोग, एजिंग बहुत जल्दी से बढ़ेगी, क्योंकि जब पॉपुलेशन हमारी भी डिक्लाइन हुई है, हमारे को सक्सेस हुई है, पर हमें और काम करना है। किंतु जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए हमें पॉलिसीज, प्रोग्राम बनाने हैं, क्योंकि अगले 15-20 साल में 20% हमारी 20% पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन्स की होगी। और चौथा, ये पांचवा, ये जैसे मैं सुन रही थी आपके ही आंसर्स, जो रिस्पॉन्स है, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिशियंस हैं, आम जनता भी, इंटेलिजेंट लोग भी, वो सब समझते हैं कि पॉपुलेशन बहुत एक्सप्लोजन होने वाला है और गलत तरीके से सोचते हैं उसको कैसे कम किया जाए। और इसके लिए ये कमिटी, जो डेटा, इंडिया में इतना अच्छा आंकड़े हैं, डेटा है इन चीजों पे, मैं तो बहुत स्वागत कर रही हूं कि ये कमिटी सोच साच के अच्छी तरह प्लानिंग करेगी, और ये दूर की सोच मैं समझती हूं, और विकसित भारत के लिए ये बहुत जरूरी है। मैडम, 2 सवाल मेरे हैं आपसे, मैं उनसे भी वो एक बड़ी चर्चा का विषय वो बन सकते हैं, क्योंकि देश में एक सबसे बड़ा सवाल है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, इससे कोई दो राय नहीं है। 140 करोड़ पॉपुलेशन बताई जाती है, अब हम नंबर 1 पायदान पर हैं, लेकिन जो पैमाना है, जो मेजरमेंट है, वो असल में सेंसस होता है। अब विपक्ष इस चीज को बड़ा मुद्दा बना सकता है, जो जिस तरह से, क्योंकि आबादी और पॉलिटिक्स किसी भी लिहाज से अलग नहीं है देश में, राइट। तो अब जो सबसे बड़ा मुद्दा इसको बनाया जाता है, क्योंकि दोनों का ही सेम पेज पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश की बात है, आबादी की सरकार से और विपक्ष से इसका ताल्लुक नहीं है। वो विपक्ष कभी सरकार में था तो उतनी बड़ी चुनौती उसके लिए भी थी, और देश का सवाल है ये। तो मैं जानना चाहता हूं, 2011 के बाद देश में कोई सेंसस नहीं हुआ, उसको लेकर सरकार पर बहुत सवाल खड़े होते हैं। एक सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो SRS की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से देश में फर्टिलिटी रेट अब गिर गया है। 2019 में वो डेटा 2.1 था, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ वुमन, और अब वो डेटा एक्चुअली इट हैज बीन ड्रॉप टू 2। तो जो दोनों कॉन्ट्रास्ट ये हैं, इसके बीच में पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करना, इसको कैसे टैकल करने की जरूरत है? सरकार इस पर कैसे जवाब देगी, या आपकी राय में इस पर क्या ओपिनियन है? मुझे तो लगता है सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि वो सेंसस उन्होंने क्यों नहीं किया। अगर कोविड की वजह से 1 साल डिले हो जाता, 2 साल डिले हो जाता, हम समझ सकते थे, पर सेंसस करना सिर्फ जनसंख्या के लिए नहीं, हर सर्विस और इंडिया की पॉलिसीज और प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो मैं तो सोचती हूँ ये एक गलत सिचुएशन है और देश के लिए अच्छा नहीं है। सरकार कैसे प्लान करेगी, उनके लिए भी अच्छा नहीं है कि सेंसस नहीं करें।
किंतु जो आपने कहा SRS डेटा भी हमें डेमोग्राफिक डेटा अच्छा देता है, और सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से बहुत अच्छा डेटा मिलता है। और जहां तक डेमोग्राफिक डेटा का सवाल है, इसको प्रोजेक्शंस भी कर सकते हैं हम। और एकदम इवन इफ वी डू प्रोजेक्शंस आंकड़ों के साथ, उसमें हम गलत कर सकते, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि स्थिति बहुत जल्दी बदल रही है। देश में लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं, तो वो सबसे अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। हमारे देश में ऑल्सो फैमिली प्लानिंग एक्सेस ज्यादा हो रही है। हमारा सशक्तिकरण, मीनिंग आज की जो महिला है, आज की जो लड़की है, आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड टू से उनकी एस्पिरेशन है पढ़ना, ना कि जल्दी से शादी करके खूब सारे बच्चे करना। उनकी एस्पिरेशन बदल गई हैं। तो इसलिए भी ये कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट है। पर जो सेंसस का आपने सवाल उठाया है, अगर हमारे पास सेंसस होता तो हम डिसाइसिव, ट्रांसपेरेंटली पॉलिसीज बना सकते हैं, और ऑपोजिशन को मौका जरूर मिलेगा कि वो अपोज करेंगे कि ये डेटा फर्ज कर रहे हैं या डेटा कहाँ है। सेंसस होने से एक नेशनल अपॉर्चुनिटी और दो कलेक्टिवली हम लोग आगे जा सकते हैं। और हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम हर पार्टी को समझाने की कोशिश करें न्यूज मीडिया के थ्रू कि सही चीज क्या है। और इस महिलाओं के बॉडी के ऊपर जो पार्टी पॉलिटिक्स करेगी, और मैं ये नहीं कह रही सिर्फ इसको अपोज करना पॉलिटिक्स है, बट टू मेनी पॉलिटिक्स हैव बीन डन। बहुत सी पार्टियों ने पॉलिटिक्स किया, और अगर विपक्ष इस कमेटी को लेकर ऑपोजिशन करेगी, तो मैं ये भी उनको कहना चाहूंगी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह यूज्ड टू चेयर a very important population commission। वो कमीशन बुला रहे थे, ये कमेटी बुला रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कमीशन है, कमेटी है। तो आप जो लोग अपोज कर रहे हैं, उनको ये भी याद रखना चाहिए कि पहले भी पॉपुलेशन कमेटी थी, और हमें जोर से इस बार वी हैव टू गेट इट राइट, वी हैव टू टेक इट फॉरवर्ड। और जनसंख्या से जुड़ा हुआ हमारी डेवलपमेंट है, क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा ज्यादा और ठीक से और जल्दी से, क्योंकि जो डेमोग्राफिक अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हमारी यंग पॉपुलेशन इंडिया की इकोनॉमी के को आगे ले जा सकती है, जो विकसित भारत है, उसके लिए ये जरूरी है। और हम कितनी जल्दी और कितने पैमाने में प्लान करेंगे, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा करना पड़ेगा। दूसरा, हमें और देशों से भी बात करनी होगी, जिन देशों में जनसंख्या बिल्कुल मीनिंग बहुत कम हो रही है। इंडिया उनको उनके साथ MOU करे, जैसे हमने जापान के साथ किया हमारे देश ने, हम उनको अंदर लाएं, हम उनको हमारे साथ MOUs करें कि हमारा ब्रेन ड्रेन नहीं हो। और मैं ये भी कहना चाहूंगी सब पार्टीज को, करंट पार्टी एंड कांग्रेस ने भी जनसंख्या के लिए जो इमरजेंसी में हुआ वो गलत था, पर पिछले इनके जो 10 साल थे, इन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन करी है। और बीजेपी ने अपने पिछले 10 साल में, NDA ने भी कंट्रीब्यूशन करा है। तो इस मुद्दे को, महिलाओं की जो बॉडी एंड जो एक अनवांटेड चाइल्ड है, उसको आने से रोकने के लिए मैं जी निश्चित रूप से मैडम, कहीं ना कहीं वॉक द टॉक सरकार को भी करना पड़ेगा। एक तरफ महिलाओं के लिए 33% आरक्षण और दूसरी तरफ सेंसस नहीं है, तो कैसे कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज बनेंगी, इस पर बड़े सवाल रहेंगे। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े इस चर्चा पर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मंथन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए राजस्थान NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।